हरिओम। आज समूचा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज, इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन प्रयागराज तथा इलाहाबाद नर्सिंग होम तथा प्राइवेट प्रैक्टिशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सम्मिलित प्रयास से 13 मई को इलाहाबाद के लगभग सभी चिकित्सकों ने आईपीसी ट्रेनिंग प्राप्त की थी ऑनलाइन। आईपीसी अर्थात इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल ट्रेनिंग, कोरोना से संक्रमण बचाव तथा रोकथाम प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इस महामारी के कारण आज पूरे विश्व में तबाही आई हुई है, जिसको हम देख सकते हैं कि कल तक पूरे विश्व में लगभग 60,98,779 मरीज थे और अकेले यूएसए अमेरिका में 18,06,862 मरीज थे और पूरे विश्व में 3,68,928 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 1,05,068 लोगों की जान जा चुकी है और भारत में 5,100 लोगों की जान जा चुकी है। भारत का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि अगर जनसंख्या को देखा जाए तो भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जबकि अमेरिका की सिर्फ 33.1 करोड़ है और पूरे विश्व की जनसंख्या 780 करोड़ है। तो इसे आईपीसी ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके फ़ायदा है कि हमें अपनी और स्टाफ की सुरक्षा रहेगी और मरीजों की सुरक्षा रहेगी। इसके साथ साथ अपने परिवार, समाज तथा वातावरण में भी सुरक्षा रहेगी। इस ट्रेनिंग के मुख्य बिंदु जानने के पहले बेहतर होगा कि हम पहले जानें कि कोरोना क्या है, कोरोना बीमारी कैसे फैलती है और कैसे इसको रोका जा सकता है। उसके बाद हम उसके प्रिवेंशन कंट्रोल के बारे में बताएंगे। दिसंबर 2019 को वुहान, चाइना में एक अजीबोगरीब बीमारी दिखी, जिसमें रोगी को सूखी खांसी, बुखार तथा सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक नया कोरोना वायरस बताया और नाम दिया SARS-CoV-2 कोविड-2। यह बहुत तेज़ी के साथ पूरे विश्व में फैल गया और यह हमारे श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से जैसे साइनस, नाक, गला या निचले हिस्से जैसे सांस की नली या ट्रैकिया या फेफड़े में असर करता है। यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। इसका असर इतना हल्का हो सकता है कि रोगी को पता ही न चले और संक्रमण हो जाए, और यह इतना अधिक हो सकता है कि फेफड़ों में निमोनिया कर दे और मृत्यु का कारण हो। कोरोना वायरस के अभी तक 6 स्पीशीज मिल चुकी हैं और एक स्पीशीज के L और N प्रकार के 2 प्रकार मिले हैं। WHO ने कोविड-19 को 11 मार्च को महामारी घोषित किया था और यह कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई सटीक उपचार या बचाव का टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है। कोरोना के मुख्य लक्षण क्या है, बीमारी को कैसे पहचाना जाए? इसके मुख्य लक्षण में है बुखार। हल्का बुखार आता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। खांसी सूखी खांसी आती है और सांस लेने में हल्का कष्ट होने लगता है। थकान या ठंड लगती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, गले में खराश होती है, सोने तथा स्वाद की शक्ति में कमी होती है या चली जाती है। मिचली या पतले दस्त भी हो सकते हैं। यह निमोनिया कर सकता है, जिससे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। रोगी के पूरे शरीर में संक्रमण फैलकर सेप्टिक शॉक या मृत्यु भी कर सकता है। यदि रोगी को सांस लेने में दिक्कत हो, लगातार सीने में दर्द हो, तो मरीज को कुछ सुझाई न दे रहा हो, कंफ्यूज हो, सुस्त हो, हल्की बेहोशी हो, होठ या चेहरा नीला पड़ रहा हो, तो कोविड-19 की तीव्र संभावना है। तुरंत कोविड अस्पताल लेकर पहुँचें। कभी कभी शरीर में किसी भाग के फैलने की शिकायत भी हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, या चेहरे में हो सकता है,
किसी एक बांह में हो सकता है, आवाज़ अड़खड़ा सकती है और यह गंभीर स्थिति है। कभी कभी कोरोना के हल्के लक्षणों के साथ साथ सीने में दर्द या हार्ट अटैक भी हो सकता है। सेप्टिक शॉक के कारण गुर्दे भी काम करना बंद कर देते हैं, जिसे रीनल फेलियर कहते हैं। गुर्दे से मुंह से खून भी गिर सकता है और दौरे भी आ सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, शरीर में संक्रमण कोरोना का हो जाए और लक्षण दिखने में 2 से 14 दिन लग सकता है। इस दौरान रोगी को कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन वह अपने से दूसरे को रोग फैला सकता है। यह एक सिम्टोमेटिक स्टेज कहलाती है। रोगों के अप्रत्याशित रूप से फैलने में इन बिना लक्षण वाले रोगियों का बहुत योगदान है। अतः हमको इनसे दूर रहना है। बच्चों में लक्षण वयस्कों की अपेक्षा कम होते हैं। आमतौर पर बुखार, खांसी, कभी कभी सांस लेने में हल्की दिक्कत हो सकती है। अगर आपको शक है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है, क्योंकि आप कोविड-19 के हॉटस्पॉट एरिया में रहते हैं या वहाँ होके आए हैं, अगर आपको सर दर्द है, हल्का जुकाम है, तो बेहतर होगा कि आप घर पर ही आराम करें। कोई जांच नहीं कराएं, कोई दवा नहीं कराएं, बस अपने को केयर करें, यानी कि आप अपने को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें और अपने को वॉच करें और घर के अन्य सदस्यों से थोड़ा दूर रहें। यदि आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत या बुखार लगने लगे तो अपने डॉक्टर से फ़ोन पर पूछिए कि कहाँ जाएं, कहाँ जांच कराएं, कहाँ उपचार कराएं, आगे क्या करें। सामान्य जुकाम और फ्लू में अंतर यह होता है कि यदि आपको साल जुकाम, खांसी से दर्द हो तो कोरोना का शक होने लगे तो कैसे समझें क्या है। कोरोना के जुकाम में बुखार, खांसी के साथ साथ कोई सांस फूलने लगती है। यह इसका एक स्पेशल सिम्टम होता है। कोरोना वायरस किन लोगों में अधिक हो सकता है, किन लोगों में बीमारी अधिक हो सकती है। नहीं तो कोरोना संक्रमण किसी को भी हो सकता है, बच्चे को, बड़े को, पुरुष को, महिला को, किसी को हो सकता है। यह अधिकतर हल्का माइल्ड संक्रमण ही होता है, लेकिन 65 वर्ष से अधिक के मनुष्यों में कोविड-19 की गंभीर रूप से ले सकता है। और यह अगर वो लंबे समय से नर्सिंग होम में है या ओल्ड एज होम में है या आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, और यदि आपको हाइपरटेंशन, हृदय रोग, फेफड़ा रोग, मधुमेह, कैंसर या लिवर खराब है, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो कोरोना वायरस पकड़ने के चांसेस अधिक होते हैं। ये फैलता कैसे है? यह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य फैलता है, मच्छरों द्वारा नहीं फैलता। आमतौर पर कोरोना रोगी के खांसने या छींकने से फैलता है। खांसने से छोटी छोटी बूंदों के रूप में 5-6 फीट दूर तक फैल जाता है। कोई इसकी हद में अगर आकर सांस ले लेता है तो वायरस उसके नाक या मुंह में चला जाता है और बहुत तेज़ी से अंदर मल्टीप्लाई करता है। हो सकता है कि ऐसे रोगी कोई कष्ट न हो, लेकिन वह रोग को बखूबी फैला सकता है। कोरोना वायरस के रोगी ने जो छींका या उसमें जो कण आसपास के सामानों पर या कपड़े पर पड़ जाते हैं और उसको कोई और छू लेता है अनजाने में, तो उसको कोरोना का संक्रमण हो सकता है। विभिन्न वस्तुओं पर कोरोना का आयु अलग अलग होता है, जैसे कॉपर बर्तन पर 4 घंटे, कार्डबोर्ड पर 24 घंटे, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील लकड़ी के फर्नीचर पर 4 दिन तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज 3, आपने कार्ड पढ़ा हुआ कि कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा है, जैसे अभी इलाहाबाद में तो ऐसा नहीं देखने को मिला है, मुंबई के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। ऐसा तब कहा जाता है कि जब कोरोना वायरस फैल रहा हो, लेकिन कहाँ से आया इसका अंदाज नहीं लग पाता है, चेन नहीं पकड़ में आती है, चाहे वो किसी कोरोना मरीज से मिला हो या ना मिला हो, कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्र में गया हो ना गया हो, विदेश यात्रा की हो या न किया हो, और लेकिन अचानक कोरोना का मरीज मिलने लगे तो उसको कम्युनिटी स्प्रेड कर सकते हैं। अगर छोटे क्षेत्र में है तो लोकलाइज, या बड़े हैं तो जनरलाइज कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। इस स्थिति में कोरोना के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। एक रोगी से 2 से 6 लोगों तक फैल सकता है और फिर वो लोग 2 से 6 लोगों को फैला सकते हैं, अर्थात रोगियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ती है। इस संक्रमण की श्रृंखला को रोका जा सकता है यदि हाथों को ठीक से समय समय पर धोते रहें, आसपास की कुर्सी या मेज या अन्य सामान को सैनिटाइज करते रहें,
आपस में दूरी बनाकर रखें और चेहरे को फेस मास्क से कवर करके ढक के रखें। आप लोगों को शंका होती है क्या कोरोना आटा, दाल, अनाज, ग्रोसरी आइटम से या भोजन के पैकेट से फैल सकता है क्या? आमतौर पर कोरोना एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में आसानी से फैलता है, खाने के पैकेट से आसानी से नहीं। फिर भी यदि आप रेड जोन या हाई जिस क्षेत्र में रहते हैं तो सामान को 24 घंटे घर के बाहर ही छोड़ दें यदि छोड़ सकते हैं तो, या फिर सामान को घर के अंदर लेने के पहले और अंदर रखने के बाद 20 सेकंड तक हाथ को धो लें। सामान के पैकेट में जहाँ जहाँ छुआ है उसे सैनिटाइज कर दें और ये धो सकते हैं तो धो दें। पैकेट के अंदर जो खाना आता है उससे कोरोना नहीं फैलता है, ऐसा अभी नहीं देखा गया। कोरोना है उसका मालूम कैसे पड़े, उसका डायग्नोसिस कैसे हो, उसके लिए यदि आपको लगता है कि आप कोविड संभावित क्षेत्र में गए थे और आपको 100 डिग्री या अधिक बुखार है, सूखी खांसी आ रही है, थोड़ा सांस की दिक्कत हो रही है, तो तत्काल स्थानीय कोविड सेंटर में डॉक्टर को दिखाएं और आवश्यक समझेंगे तो इसकी जांच करेंगे और उपचार करेंगे। RT-PCR जांच सबसे अधिक कॉमन जो आजकल की जा रही है। इस जांच में स्वाब द्वारा नाक से और गले से सैंपल लिया जाता है। कहीं कहीं रैपिड टेस्ट भी किए जा रहे हैं, इसका परिणाम 15-20 मिनट में जल्दी मिल जाता है। यदि कोरोना संक्रमण गले में होता है तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और नेगेटिव आ रहा है तो या तो कोविड इन्फेक्शन नहीं है या स्वाब से पर्याप्त मात्रा में सैंपल नहीं लिया गया। एंटीबॉडी की जांच खून में की जाती है। यदि संक्रमण हो गया है और लक्षण अभी नहीं आए हैं तो भी एंटीबॉडी जांच से पकड़ में आ जाता है। पहले IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, बाद में IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है। जैसा कि डेंगू में होता है ऐसा इसमें होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना से बचाव कैसे किया जाए। हमें अपने हाथों को 20 मिनट ठीक से 20 से 30 सेकेंड तक कई बार धोना चाहिए और धोने के लिए हमको सुमन के फॉर्मूला अपना चाहिए। सुमन के याद रखें, सुमन के में SUMAN के, S माने सीधा मले, SU माने उल्टा मले, फिर M माने मुट्ठी मले, A माने अंगूठा मले, N माने नाखून रगड़े और लास्ट में सुमन के फिर कलाई रगड़े, फिर बहते हुए पानी में हाथ को धो लें। इससे सफाई हो जाती है और हाथ में अगर कोरोना के वायरस लगे भी हैं तो वो मर जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अगर साबुन से नहीं धो सकते हैं तो यही प्रक्रिया आप सैनिटाइजर से भी कर सकते हैं। दूसरा है फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आपको या अगले को किसी को भी कोरोना हो सकता है जिसके लक्षण अभी नहीं आए, ऐसा आपको सोचना चाहिए तथा आपस में 6 फीट दूरी बनाकर रखें, खासकर अनजान व्यक्ति से। घर के बाहर निकलें तो मुंह तथा नाक को मास्क, अंगोछा, दुपट्टा, साड़ी से ढककर निकलें और 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक दूसरे से मिलने पर नमस्ते कहें, हाथ मिलाना और भूल जाएं। कुछ लोगों को मास्क नहीं लगाने की सलाह दी जाती है, जैसे कि कोई बच्चा अगर 2 वर्ष से नीचे हो या उस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सुस्त है, हल्का बेहोश है और अपने आप से मास्क को हटा नहीं सकता है, तो ऐसे को आप मास्क न लगाइए, नहीं तो उसका दम घुट सकता है। या घर के अंदर जहाँ लगभग सभी लोग स्वस्थ हैं तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, घर के बाहर निकलें तभी मास्क लगाएं। अपने चेहरे को न छुएं क्योंकि वायरस आँख, नाक, मेज, कुर्सी, दरवाजा, हैंडल, कैलकुलेटर, लैपटॉप, मोबाइल, स्विच बोर्ड जिसको छुआ फिर आँख, नाक छुआ तो वायरस अंदर प्रवेश कर जाएगा। हल्के ब्लीचिंग पाउडर का घोल या सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल 0.5% सामान्यतः उपयोग में आने वाले वस्तुओं को नियमित कई बार साफ करें या साबुन पानी से धो सकते हैं, जैसे कि मेज, दरवाजे के हैंडल, बिजली के स्विच, शौचालय, सिंक। बेहतर होगा कि यदि दस्ताने पहन के तब किया जाए।
कि फिर कार्य के उपरांत हाथों को तुरंत धो लिया जाए। क्लिनिक के वेटिंग रूम में या चैम्बर में जहाँ भी है फर्नीचर को रोजाना हर 3 घंटे पे साफ करना चाहिए, तो वातावरण भी स्वस्थ रहता है। लेकिन उसके बाद भी यदि सुबह नहाने के पहले थोड़ा सा सरसों का तेल बाएं हथेली पर रखकर और बाएं नाक से सीधे खींचें, फिर दाएं हाथ में रखकर दाएं नाक में नसों खींचें, तो तेजी से तेल अंदर प्रवेश कर जाता है और उसकी एक लेयर सी बन जाती है। इस प्रक्रिया में शुरू में काफ़ी जलन दर्द सा महसूस होता है, लेकिन बाद में लुब्रिकेशन से बहुत अच्छा महसूस होता है। यदि गलती से कोरोना वायरस अंदर आ भी गया है तो वह तेल में चिपक कर निष्क्रिय हो जाता है। कभी आपको तेज जुकाम हो और एंटी एलर्जी दवा के बाद भी नाक बहती रहती है, रामाल से पहुँचते रहते हैं, आंखों में जलन होने लगती है, नाक लाल हो जाती है, उस स्थिति में भी ये सरसों तेल का प्रयोग चमत्कारिक लाभ देता है। बचाव में रोजाना 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद भी आवश्यक है। फिर सुबह की हल्की धूप में 15-20 मिनट बैठना चाहिए। विटामिन डी मिलता है जो कि कोरोना को रोकने में सहायक करता है। इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि इम्यूनिटी आपकी बनी रहे। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे घर में खाने में बहुत से खाद्य पदार्थ मसाले प्रयोग में आते हैं, उनसे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे आंवला, नींबू, शहद, सहजन या मोरिंगा, लौंग, दालचीनी, बादाम, हल्दी, जीरा, लहसुन, तुलसी, अदरक, सौंठ, इनको जिस तरह से रोजाना प्रयोग में करना चाहें कर सकते हैं। इससे अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर में स्फूर्ति और तेजी बनी रहेगी। अनेक आयु से संबंधित अन्य रोगों में भी लाभ होता है। योग में विभिन्न प्राणायाम, आसन, ध्यान करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। लगभग शरीर के हर रोग में इसका लाभ होता है। इसमें स्ट्रेस, चिंता, मानसिक उद्वेग कम होते हैं। इससे इम्यून सिस्टम को शक्ति मिलती है। फेफड़ों, श्वसन तंत्र, हृदय, मस्तिष्क, पेट की को सुदृढ़ करता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होकर टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। शरीर के हर भाग को बेहतर ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है, जिससे कि शरीर के हर अंग को शक्ति मिलती है। धूम्रपान बिल्कुल न करें, गुटखा, पान मसाला न खाएं, शराब न पिए, मांसाहार का त्याग करें। प्राणायाम में सभी प्राणायाम लाभकर होते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, त्रिबंध, अनुलोम विलोम, कर्ण रोगांतर, ऊर्जाई प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आपस में ग्रुप बनाकर, सामंजस्य बिठाकर, एक दूसरे से बातचीत करके आपसी सहमति से कार्य करें तो इससे भी बचाव में सहायता मिलती है। इमरजेंसी लिस्ट में महत्वपूर्ण लोगों के नाम तथा फोन नंबर लिखकर सर्वसुलभ स्थान पर घर में रख दें, ताकि कोई अन्य आए तो वो उसका उपयोग कर सके। और जैसे आप बीमार हैं तो जैसे परिवार के सदस्य नाम तथा फोन नंबर, दोस्त का नाम, फोन नंबर, पड़ोसी का, ड्राइवर का, डॉक्टर का, अध्यापक का, या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के ऑफिस इंचार्ज का नाम, फोन नंबर, और आपके पास जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ का फोन नंबर, ये कागज़ में लिखा रहना चाहिए। कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। जैसे अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता जा रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि कोरोना समाप्त हो रहा है। ये कोरोना है और रहेगा। हमें बुद्धिमानी से आपस में व्यवहार ऐसा रखना है कि यह न फैले, इसकी चेन न पड़ने पाए। मास्क प्रयोग करते हैं, एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर काम करें, और कहीं आए जाए तो चेहरा ढककर रखें। क्वारंटाइन शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा कोरोना संबंध में। यदि कोई कोविड एरिया से आया है और शंका है, उसके आधार पर उसको घर के अंदर अन्य सदस्यों से अलग 14 दिनों के लिए रखा जाता है, और यदि आवश्यक होता है तो कोविड की जांच भी की जाती है। उसको क्वारंटाइन। आइसोलेशन वर्ड है, इसमें बीमार व्यक्ति को जिसको कोरोना है स्वस्थ लोगों से अलग
कमरे में रखा जाता है, बाथरूम भी अलग बहुत अच्छा है। ऐसे रोगी की सेवा करने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए। हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जरूर करें। कोरोना वैक्सीन पे बहुत चर्चा हो रही है, इसमें लगभग 100 प्रोजेक्ट्स पूरे विश्व में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। और वैक्सीन के आने से इस रोग की रोकथाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छा, कोविड-19 का उपचार अभी कोई पक्का नहीं है, फिर भी इसके इलाज में कष्ट निवारक दवाएं दी जाती हैं, जैसे गले में खराश, बदन दर्द, बुखार के लिए पैरासिटामोल दिया जाता है। 19 वर्ष के कम के लोगों में एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार पैरासिटामोल के अलावा अन्य नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी प्रयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि कोरोना एक वायरल रोग है, लेकिन यदि साथ में बैक्टीरियल संक्रमण की भी शंका है, संभावना है, तो एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। गंभीर रोगियों को हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती किया जाता है। इबोला मर्ज में प्रयोग होने वाली एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का प्रयोग काफ़ी हो रहा है। यूएस FDA ने इसके प्रयोग की सहमति दी है। इसके प्रयोग से रोगी की रिकवरी 31% अधिक तेज होती है। यूएस FDA ने इमरजेंसी यूज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन की भी हिमायत की है, जो कि मलेरिया तथा रूमेटॉइड आर्थराइटिस या लूपस में प्रयोग होती है। आईसीएमआर ने कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्यकर्मियों तथा डॉक्टर को SCQS बचाव के लिए प्रयोग करने की सलाह दी है। ऑटोइम्यून डिजीज में प्रयोग होने वाली दवा टोसिलिजुमैब भी उपयोग हो रही है। यूएस FDA ने प्लाज्मा के प्रयोग की भी अनुमति दी है। हालांकि भारत में इसके प्रयोग पर आईसीएमआर ने अभी रोक लगा रखी है। इसके अलावा मरीज को जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन जटिलताएँ होती हैं, उसको आईसीयू में इसी प्रकार से मैनेज किया जाता है। इसमें वेंटिलेटर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुमानतः हल्का कोरोना रोग होता है तो वो 2 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है। अगर काफ़ी सीवियर है तो 3 से 6 हफ्ता भी लग सकता है। और ये अनुमान है कि ये कोरोना खत्म होते होते रिकवरी लगभग 97% तक होगी। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या कोरोना एक बार हो गया दोबारा हो सकता है? दोबारा होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस की अन्य प्रजातियों से इन्फेक्शन हो सकता है कभी कभी।